क्या कहता है लिंडेमन्स 10% लो? ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। नाइन्टी 90% एनर्जी लॉस्ट एट एवरी ट्रॉफिक लेवल। तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि ये 90% जो लॉस हो रहा है ये कैसे हो रहा है। लॉस ऑफ एनर्जी एट ए ट्रॉफिक लेवल। तो बच्चों ये जो लॉस होता है ये 3 रूपों में होता है। 3 रूपों में कौन सा? सबसे पहले तो होता है NU यानी नॉट यूटिलाइज्ड या नॉट असिमिलेटेड, या इसको कह देते हैं फीकल मैटर, या इसको मैं कह देता हूं गोबर। ठीक है। दूसरा जो है वो होता है रेस्पायरेशन का लॉस, और तीसरा जो होता है वो होता है हीट लॉस। कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी एनर्जी का सोर्स लेगा ना तो वो 3 लॉस करेगा, और ये 3 लॉस में 90% एनर्जी का लॉस होता है। और इसके बाद जो बचता है वही है जो अंग लगता है, वही है जो उसका प्रोटोप्लाज्म सिंथेसाइज कर रहा है, वही है जो उसका बायोमास बढ़ा रहा है, और वही है जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जा रहा है। सबसे पहले तो नॉट यूटिलाइज या नॉट असिमिलेटेड का मतलब क्या? फीकल मैटर, गोबर जो आपने खाया या किसी भी ऑर्गेनिज्म ने खाया, ऑन एन एवरेज 30 से 50% तो वो फीकल मैटर के रूप में बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने फेंक दिया। ये वो है जो हमारे सेल तक नहीं पहुंचा। याद रखिए, मेटाबोलाइट वो होता है, अंग वो लगता है, एनर्जी वो देता है जो आपकी सेल में जाता है, और सेल में वो जाता है जो डाइजेस्ट होता है। जो डाइजेस्ट नहीं होता ना उसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता। तो ये जो फीकल मैटर है ये तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी ने रिजेक्ट कर दिया है, भैया ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये सेल तक पहुंचा ही नहीं। ऑन एन एवरेज 30 to 50% तक ये हो सकता है। ये गोबर के रूप में लॉस जो हर कोई करेगा, और ये किसी के काम नहीं है। दूसरा वही सवाल जब मैं पूछता हूं कि एक दिन में कितना खा लेते हो, तो ऑन एन एवरेज 3 से 4 किलोग्राम का बायोमास हम रोज खा लेते हैं। क्या जो 3 से 4 किलोग्राम का बायोमास हमने खाया है क्या वो हमारे अंग लगा है? क्या वो 100% हमारे प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस में काम आया है? क्या वो 100% हमारे मैकेनिकल वर्क में काम आया है? नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर जो हमने खाया है 3 से 4 किलो एवरेज, कितनी बार खा लेते हो? 10-15 बार। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी पेट में मुंह में पटक लेते हो सब आ गया उसमें। याद रखिए, किसी भी चीज का जब आप एक बाइट लेते हैं ना वो 4 हिस्सों में बंटता है। जैसे आपने कचौरी ली और 4 हिस्सों में बटेगा। नॉट यूटिलाइज्ड नॉट असिमिलेटेड फीकल मैटर 1, रेस्पायरेशन का खर्चा 2, हीट लॉस 3, उसके बाद जो बचेगा वही अंग लगेगा। अगर वो 100% अंग लग जाता तो भाई साहब रोज 3 किलो खा रहे हैं तो रोज 3 किलो वजन बढ़ जाता है। यहाँ कितना सा वजन बढ़ता है? 10-20 ग्राम, 10-20 ग्राम तुल के देख लेना। तो वो बाकी कहाँ गया भाई साहब? तो वो लॉस्ट हो गया। उसमें से 30 से 50% होने एवरेज, तो भैया ये नॉट यूटिलाइज्ड नॉट असिमिलेटेड फीकल मैटर में। फिर मैंने कहा कि 10-15 बार खाते होंगे, लेकिन रेस्पायरेशन तो 24 घंटे कर रहे हैं ना। जब सो रहे तब भी रेस्पायरेशन चल रहा है, जाग रहे तब भी रेस्पायरेशन चल रहा है। ऐसा थोड़ी सो रहे रेस्पायरेशन बंद हो गया। तो रेस्पायरेशन तो 24 आवर चल रहा है। जो रेस्पायरेशन में कंज्यूम आ गया वो ना अंग लगा ना उसने कुछ नहीं है, उसने सिर्फ आपको एटीपी बनाया और मेजर पार्ट उसका लॉस्ट हो गया। उसने कोई प्रोटोप्लाज्म जो रेस्पायरेशन में काम, उसने कोई प्रोटोप्लाज्म सिंथेसाइज नहीं किया। समझ लीजिए अच्छे से। और तीसरा, जब भी हम कोई वर्क डन कर रहे होते हैं तो उसमें एनर्जी यूज हो रही होती है, तो उसमें हीट लॉस हो रहा होता है। इन 3 खर्चों के बाद जो बचता है वही अंग लगता है, वही 10% है। मन में आता है साहब मान लो 3 किलो होने ने एवरेज खाया तो 10% लगाए तो 300 ग्राम तो बढ़ना चाहिए रोज। नहीं बढ़ता, 5-10 ग्राम बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा हिस्सा हमारे प्रोटोप्लाज्म का जो है वो उसको रिप्लेस कर रहा होता है। जो ओल्डर प्रोटोप्लाज्म है, जो पुराना टीयरिंग वेयरिंग चल रहा है, उसको रिप्लेस करने में वो काम आ रहा होता है। तो नया प्रोटोप्लाज्म जो मैंने कहा कि 5 से 10 ग्राम ही रोज वजन बढ़ता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, तो वो इसका मतलब ये है कि उसने जो पुराना प्रोटोप्लाज्म उसको भी रिप्लेस किया है, एक बड़ा मेजर पार्ट। ठीक है।
दूसरी इसमें समझने की चीज ये है जो रेस्पिरेशन का खर्चा है, ये रेस्पिरेशन का खर्चा कॉन्जिक्यूटिव ट्रॉपिक लेवल्स पर बढ़ता जाता है, द कॉस्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जब मैं रेस्पिरेशन के कॉस्ट की बात करता हूं तो कॉस्ट ऑफ रेस्पिरेशन एट प्रोड्यूसर लेवल, अभी बताया था मैंने आपको कितना होता है, ये होता है 20% ऑफ जीपीपी। जीपीपी का 20% खर्चा प्रोड्यूसर लेवल पर रेस्पिरेशन में होता है। अगर मैं हर्बीवोर लेवल की बात करूं तो हर्बीवोर लेवल पर यह खर्चा बढ़कर के हो जाता है 30% ऑफ एसिमिलेट। और एसिमिलेट का मतलब जो अंग लगा है, जो उसकी सेल तक पहुंचा है, 30% ऑफ एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब जो अंग लगा है जो उसकी सेल तक पहुंचा है। और कार्निवोर लेवल पर यह खर्चा बढ़कर के हो जाता है साहब 60% ऑफ एसिमिलेट। अब आप गौर से देखो कि कंजुगेटिव ट्रॉफिक लेवल्स पर कॉस्ट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ रही। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि कंजुगेटिव ट्रॉफिक लेवल्स पर ये कॉस्ट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है? यानी रेस्पिरेशन में जो खर्चा है प्रोड्यूसर लेवल पर सबसे कम है, अबाउट 20% ऑफ जीपीपी। हर्बीवोर में ज्यादा हो रहा है, लगभग 30% ऑफ एसिमिलेट। और कार्निवोर में लगभग 60% ऑफ एसिमिलेट। ऐसा क्यों हो रहा है? इसको समझने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो रेस्पिरेशन का खर्चा आपका है वह 24 घंटे सेम है या अलग अलग है? जेबा कह रही है कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा रेस्पिरेशन का खर्चा। क्या कॉम्प्लेक्स जेबा? क्या कॉम्प्लेक्स? समझ में नहीं आई बात मुझे, थोड़ा प्रकाश डालें इस पर। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं कि आपका जो रेस्पिरेशन का खर्चा है दिन और रात में वो सेम होता है या अलग अलग होता है? हमारे शरीर में, हमारी सेल्स में जो रेस्पिरेशन का खर्चा है वह दिन और रात में सेम होता है या डिफरेंट होता है? डिफरेंट होता है। तो क्या लगता है आपको कब ज्यादा होता होगा हमारा रेस्पिरेशन का खर्चा? दिन में ज्यादा होता होगा या रात में ज्यादा होता होगा? जब सो रहे होते हैं तो कम होता है, कम खर्चा होता है। और जब जाग रहे होते हैं तो ज्यादा रेस्पिरेशन का खर्चा हो रहा होता है सर। है ना? ये जेबा अलग लेवल पर खेल रहे हैं। जेबा कह रहे हैं सर मतलब हम लोग ज़्यादा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है ना तो ज़्यादा लगेगा। हाँ, तो मतलब जेबा क्या हमारा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन दिन में अलग और रात में अलग? हाँ, हमारा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन दिन में अलग और रात में अलग। हाँ, दिन में हम और ज़्यादा स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और फिर रात में जो है हम कम कॉम्प्लेक्स रहते हैं, सिंपल रहते हैं, तो रात में रेस्पिरेशन का खर्चा कम और दिन में ज़्यादा। हाँ, ये क्या मतलब हुआ भाई? हाँ, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी का रेस्पिरेशन के खर्चे से क्या लेना देना है? स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी का रेस्पिरेशन के खर्चे से क्या लेना देना है? तो आप टाइगर ज्यादा स्ट्रक्चरली, क्या स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स है? मेरे तो यही समझ में नहीं आई बात। अरे प्लांट हो, एनिमल हो, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, सब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड से बने हैं साहब। सारे एनिमल में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है साहब। गाय भैंस में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। तो मतलब हम कैसे अलग हो गए स्ट्रक्चरली? मतलब मेरे समझ में नहीं आई बात। ये नॉनसेंस है, ये सब बकवास है। कंसेप्ट क्लियर नहीं है जनता के, कुछ भी बकवास कर देती है जनता। कोई बात नहीं, आ जाओ इधर। अरे भैया, रेस्पिरेशन का खर्चा किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो वो उसकी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो निधि। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रेस्पिरेशन का खर्चा है वो डिपेंड करता है उसकी एक्टिविटी पर कि वो कितना एक्टिव है। यार एक बात सोचो आप, सिंपल ऐसे समझो, एक मजदूर जो पत्थर तोड़ रहा है उसका रेस्पिरेशन का खर्चा
और एक साहब जो है एसी के कमरे में बैठ करके फाइलों पे साइन कर रहे हैं, उनका रेस्पिरेशन का खर्चा सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा ना यार। जो मजदूर ज़्यादा मेहनत कर रहा है, फिजिकली ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो उसका खर्चा ज़्यादा होगा रेस्पिरेशन का, उसकी बॉडी की नीड्स ज़्यादा होंगी, वो ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा। ऑफिस में बैठने वाले साहब तो 2 रोटियां खाते हैं रात में, तो बिल्कुल जो है क्या नाम से बस कुछ फ्रूट्स व्रूट्स हो गए, बस जरूरत ही नहीं है। डाइटिंग कर रहे हैं साहब, वो मजदूर डाइटिंग करेगा तो हो गया कल्याण उसका। उसकी तो शरीर की आवश्यकता है ना, क्योंकि उसका शरीर ज़्यादा वर्क कर रहा है, मैकेनिकली मोर एक्टिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेस्पिरेशन का खर्चा भी ज़्यादा होगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कॉस्ट ऑफ रेस्पिरेशन है वह डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी पर। और आप देखिए कि कॉन्जिक्यूटिव ट्रॉफिक लेवल्स पर ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है जिंदा रहने के लिए वह बढ़ती जा रही है। प्रोड्यूसर लेवल पर हम बात करें, प्लांट्स को चलना फिरना नहीं पड़ता, वो एक ही जगह पर है, तो उनका मिनिमम कॉस्ट ऑफ रेस्पिरेशन है, मिनिमम खर्चा है रेस्पिरेशन का। हर्बीवोर की हम बात करें, उसको अपना पेट भरने के लिए, भाई जिंदा रहने के लिए पेट तो भरना पड़ेगा ना, तो उसको चलना फिरना भी पड़ता है और भागना दौड़ना भी पड़ता है ना। हमारे आड़ोतिम कहते हैं फरगु जी चरगु, जो घूमेगा फिरेगा वही चरेगा, उसका ही पेट भरेगा। तो फरना तो फिरना तो पड़ेगा, मतलब घूमना फिरना तो पड़ेगा। तो एक तो आप एक ही जगह बैठे हुए हैं तो आपका रेस्पिरेशन खर्चा, एक आप चल रहे फिर रहे भाग रहे दौड़ रहे तो रेस्पिरेशन खर्चा ज़्यादा होगा। और कार्निवोर को तो अपना पेट भरने के लिए दौड़ना ही पड़ेगा, वो बिना दौड़े पेट भर ही नहीं सकता। कार्निवोर को तो अपना पेट भरने के लिए दौड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हर्बीवोर की दौड़ कार्निवोर से तेज है तो कार्निवोर तो भूखे मरेगा, सीधी सी बात। और इसलिए पहले तो आप दिमाग में क्लियर कर लीजिए फंडामेंटली कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कॉस्ट ऑफ रेस्पिरेशन है वह कॉस्ट ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी पर। और इसलिए हर प्रोड्यूसर लेवल पर कॉस्ट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत कम है, अबाउट 20% ऑफ जीपीपी। हर्बीवोर लेवल पर ये ज़्यादा हो जाता है, 30% ऑफ असिमुलेट। कार्निवोर लेवल पर ये हो जाता है लगभग 60% ऑफ असिमुलेट। इन 3 खर्चों के बाद जो बचा है वही अंग लगेगा, वही 10% है, और वही किसी दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर पहुंचेगा। समझ में आ गई बात? अब इसको समझाने के लिए एक एनर्जी फ्लो का यूनि डायरेक्शनल जो है मॉडल दिया गया है ऐसा। आओ जरा उस यूनि डायरेक्शनल मॉडल को मैं यहां समझा दूं।